कभी कभी इंसान को घुमाकर उसी चौखट पर लाकर खड़ा कर देता है जहां से उसने हमेशा के लिए भागने की कोशिश की हो। रमेश और उसकी पत्नी सुमन पूरे 20 साल बाद शहर से अपने इस पुश्तैनी गांव रामपुर लौटे थे। शहर में रमेश का बहुत बड़ा बिजनेस था, शोहरत थी, रुतबा था। लेकिन किस्मत ने ऐसा पलटा खाया कि रातों रात सब कुछ नीलाम हो गया। तो छुपने के लिए सिर्फ इस खंडहर हो चुकी पुश्तैनी हवेली का आसरा बचा। उन्हें यहां आए हुए पूरा 1 हफ्ता बीत चुका था, लेकिन उन दोनों को नहीं पता था कि गरीबी और बदनामी से बचने के लिए उन्होंने जिस हवेली में पनाह ली है वो दरअसल पत्थरों से बनी एक बहुत बड़ी कब्र है। रमेश, मुझे यहाँ घुटन होती है। पूरा 1 हफ्ता हो गया है हमें इस हवेली में आए हुए, लेकिन आज भी जब मैं इन दीवारों को छूती हूँ तो ये बर्फ की तरह ठंडी लगती हैं। बाहर इतनी गर्मी है, फिर भी इस घर के अंदर हमेशा एक अजीब सी सीलन महसूस होती है, जैसे जैसे इनमें कोई जान ही ना हो। ये घर मरा हुआ लगता है। सुमन, प्लीज, मेरे पास पहले ही हजारों टेंशन है। बैंक वाले हमारे पीछे पड़े हैं, पुलिस कभी भी ढूंढती हुई आ सकती है। हमारा शहर का आलीशान घर छिन चुका है। अब इन दीवारों की ठंडक या सीलन से डरने का वक्त नहीं है हमारे पास। यही हमारी आखिरी जमीन है, हमें यहीं जीना है। मन में गरीबी से नहीं डर रही रमेश, मैं इस हवेली से डर रही हूँ। तुमने ध्यान नहीं दिया, जब हम पिछले हफ्ते गांव में दाखिल हुए थे तो हमें देखकर गांव वालों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां क्यों बंद कर लिए थे? कोई हमसे बात तक नहीं करता। कल मैं कुएं पर पानी लेने गई जैसे जैसे मैं कोई प्रेत हूं। वो अनपढ़ लोग हैं सुमन, शहर के लोगों को देखकर झिझकते हैं। उन्हें लगता होगा कि हम उनसे पैसे मांगने आए हैं। और वैसे भी 20 साल से ये हवेली खाली पड़ी थी, तो खंडहर जैसी हो गई है। लोगों ने कहानियां बना ली होंगी। थोड़े दिन में सब ठीक हो जाएगा। मैं कल सरपंच से बात करूंगा। नहीं रमेश, कुछ तो है जो बहुत गलत है, खासकर वो ऊपर वाली मंजिल। जब भी मैं ऊपर जाने वाली उन लकड़ी की सीढ़ियों की तरफ देखती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कल रात जब तुम सो रहे थे तो मुझे ऊपर से किसी के भारी कदमों की आवाज आ रही थी। ऐसा लगता है जैसे ऊपर से कोई मुझे लगातार घूर रहा है, अंधेरे में खड़ा होकर। सुमन बस, तुम्हारा वहम बढ़ता जा रहा है। खाली और इतना बड़ा घर है, हवा क्रॉस होती है तो दरवाजे बजते हैं। ऊपर पुराने जमाने का कबाड़ पड़ा है और कुछ नहीं। तुम कल से इस हॉल के बाहर नहीं जाओगी। अभी रमेश की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि हवेली का सन्नाटा एक खौफनाक शोर में बदल गया। अचानक हवेली के उस भारी और पुराने लकड़ी के मुख्य दरवाजे पर धड़ाम धड़ाम की आवाज होने लगी। ऐसा लगा जैसे बाहर कोई पागलपन की हद तक उस दरवाजे को पीट रहा है, मानो उसे तोड़कर अभी अंदर घुस आएगा। मन, इतनी शाम गए, कौन है? कोई गांव वाला तो इस तरफ आता भी नहीं। रमेश रुको, मैं देखता हूं, शायद सरपंच होगा। रमेश भारी कदमों से उस जंग लगे दरवाजे की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने लोहे की भारी कुंडी को पूरी ताकत से खींचा, दरवाजा एक ऐसी चुर्र की आवाज के साथ खुला जिसने दोनों के कलेजे कंपा दिए। बाहर तूफानी हवा के बीच एक साया खड़ा था। कौन है आप? इतनी शाम को इस हवेली के दरवाजे पर क्या कर रहे हैं? पहचाना नहीं छोटे मालिक? मैं हरिया हूं, हरिया, आपके बाबूजी का पुराना सेवक। हरिया, जो हमारे खेतों की देखरेख करते थे? माफ करना काका, मैं जब शहर गया था तब सिर्फ 10-11 साल का था। 20 सालों में आप बहुत बदल गए हैं। खैर, आप अंदर आ जाइए, बाहर बहुत तेज हवा चल रही है। का नहीं बाबूजी, मेरे पांव इस चौखट के अंदर नहीं पड़ेंगे। मेरी उम्र हो गई है, मेरी चिता का वक्त करीब है। मैं इस हवेली के अंदर आकर अपनी बची कुची सांसें किसी अमानवीय साये को नहीं सौंपना चाहता। काका, आप कैसी भयानक बातें कर रहे हैं? अमानवीय साया? क्या हुआ है इस हवेली को?
का मैं तो बस अपना नमक का हक और अपना फर्ज निभाने आया था मालकिन। पूरे गांव में खबर है कि आप शहर से आए हैं। आपका सब कुछ छिन गया है। इसका मुझे बहुत दुख है। मैं बाबूजी का वफादार था, लेकिन रमेश बाबू, शहर में भिखारी बन जाना मंजूर था, पर आप लोगों ने इस चौखट पर वापस आकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती कर दी है। हरिया काका, पहेलियां मत बुझाइए, साफ साफ कहिए क्या बात है। जब से हम आए हैं गांव वाले हमसे दूर क्यों भागते हैं, जैसे हम कोई बीमारी हो। का वो आपसे नहीं भागते बाबूजी, वो इस हवेली के मनहूस साए से भागते हैं। गांव का कोई कुत्ता भी इस हवेली की तरफ मुंह करके नहीं भौंकता। आप तो बच्चे थे, आपको क्या लगता है आपके पिताजी ने 20 साल पहले अपना जेमता हुआ काम, अपनी इतनी जमीनें और ये हवेली क्यों छोड़ी थी? रातों रात बिना किसी को बताए आपको लेकर शहर क्यों भाग गए थे वो? उन्होंने कहा था कि शहर में बिजनेस करना है, इसलिए। झूठ! वो अपनी जान बचाकर भागे थे बाबूजी। बाबूजी, आज अमावस की रात है। काका, फिर वही गांव का पुराना अंधविश्वास। शहर में तो अमावस को बस आसमान में चांद नहीं होता, तारे निकलते हैं। यहां गांव में अमावस को कोई भूत आ जाता है क्या? का यहां अमावस को मौत नाचती है बाबूजी। ये कोई अंधविश्वास नहीं है। आज रात चांद छुप जाएगा और इस हवेली का वो आखिरी बंद कमरा जाग उठेगा। क्या आप भूल गए उस रात को जब आप 10 साल के थे? वो ऊपर वाला कमरा जिसे आपके पिताजी ने लोहे की मोटी मोटी जंजीरों से बांधा था, जिसके ताले पर पूरे गांव के सामने तांत्रिक से सिंदूर का लेप लगवाया था। बंद कमरा, सिंदूर का लेप? रमेश, मैंने कहा था ना ऊपर कुछ है। मुझे कोई आवाजें आ रही थी। बस काका, बहुत हो गया आपका और इस गांव वालों का ये नाटक। मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं। मेरा करोड़ों का बिजनेस डूब गया है। मैं सड़क पर आ गया हूं। मुझे अब सिर्फ इंसान की गरीबी और भुखमरी से डर लगता है, किसी मनगढ़ंत भूत या बंद कमरे से नहीं। जाइए यहां से, हमें किसी की मदद नहीं चाहिए। चेतावनी साफ थी, खतरा बड़ा था, लेकिन रमेश के भीतर का शहरी अहंकार अब भी उसकी आंखों पर पट्टी बांधे हुए था। उसने हरिया काका की बातों को एक बूढ़े का पागलपन समझा और गुस्से में आकर उस भारी दरवाजे को उनके मुंह पर जोर से बंद कर दिया। रमेश, तुमने उन्हें क्यों भगा दिया? वो इतने बूढ़े हैं, वो झूठ क्यों बोलेंगे? वो सच कह रहे थे। इस हवेली में कोई और भी है हमारे अलावा। हमें उनके साथ मंदिर चले जाना चाहिए था। चुप करो सुमन, कोई भूत नहीं होता। अगर हम रात में बाहर गए तो हो सकता है गांव वाले ही हमारे पास बचे खुचे पैसे लूट ले। रात बहुत हो गई है, चलो अंदर जाकर हॉल में सोते हैं। कल सुबह मैं खुद उस ऊपर वाले कमरे को जाकर खोलूंगा और देखूंगा कि अंदर क्या कबाड़ भरा है। रमेश ने उस चेतावनी को अपनी समझदारी और अपने अहंकार के तले कुचल दिया था। सूरज पूरी तरह ढल चुका था और वो अमावस की काली रात हवेली को निगलने के लिए अपना मुंह खोल चुकी थी। हवेली के ऊपर वाले उस बंद कमरे में पूरे 20 साल बाद किसी ने इंसान के ताजे खून की महक महसूस कर ली थी और अब वो आजाद होना चाहता। रात के 12 बज चुके थे। हवेली में पहला सन्नाटा इतना गहरा और मनहूस था कि सुई गिरने की आवाज भी किसी धमाके जैसी लगती। पूरे घर में मौत जैसी ठंडक फैल रही थी, एक ऐसी ठंडक जो शरीर को नहीं बल्कि सीधे रूह को कंपा रही थी। रमेश ने अपने अहंकार में हरिया काका को भगा तो दिया था, लेकिन उसके अंदर का वो 10 साल का डरा हुआ बच्चा अब भी कांप रहा था। और तभी हवेली के उस मुर्दा सन्नाटे को चीरती हुई छत के ऊपर से एक भारी आहट आई। कौन है वहां? क्या सच में ऊपर कोई है? डर इंसान के दिमाग को सुन्न कर देता है, लेकिन रमेश को लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे ऊपर खींच रही हो। उन अंधेरी और घुमावदार सीढ़ियों पर चढ़ने लगा।
पुरानी लकड़ी की चरमराहट चीखों जैसी लग रही थी। हर सीढ़ी के साथ 20 साल पुराना सड़ा हुआ अंधेरा उसके गले को दबा रहा था। जैसे जैसे वो ऊपर वाली मंजिल के गलियारे में बढ़ रहा था, हवा में ताजे खून और सड़े हुए मांस की बदबू तेज होती जा रही थी। ये तो वही कमरा है। पिताजी ने इस पर ये सिंदूर क्यों? तू आ गया रमेश। मैंने 20 साल तेरा इंतजार किया है। अब दरवाजा खोल। उस शैतानी आवाज ने रमेश के शहर के रुतबे और उसके सारे घमंड को एक ही पल में राख कर दिया और उस घुप अंधेरे ने उसे निगल लिया। वो पागलों की तरह सीढ़ियों से नीचे भागा। नीचे हॉल की हवा इतनी भारी हो चुकी थी कि रमेश और सुमन के लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। डर ने उन्हें जैसे जिंदा लाश बना दिया था। सुमन, वो ताला हवा में झूल रहा था और किसी ने दरवाजे के आर पार बिल्कुल मेरे कान के पास आकर कहा, तू आ गया रमेश, तू बड़ा हो गया है, लेकिन मैंने इंतजार किया है। सुमन, हरिया काका सच कह रहे थे, ऊपर कोई इंसान नहीं है। उन दोनों की सांसें अभी थमी भी नहीं थीं कि अचानक हवेली की छत इतनी जोर से कांपी मानो आसमान से कोई चट्टान गिरी हो, और फिर अंधेरी सीढ़ियों के ऊपर से एक बहुत ही पुरानी खून से सनी पायल छन ठक छन करते हुए नीचे आई और ठीक उनके दरवाजे के बाहर आकर रुक गई। उस दरवाजे के पार मौत खड़ी थी। 30 साल पहले तेरा बाप रात के अंधेरे में तुझे यहां से बचा कर ले गया था। उसने मुझे इन लोहे की जंजीरों में कैद करके भूखा छोड़ दिया था, लेकिन आज तू खुद चलकर मेरे पास आया है। अब तू मेरी 20 साल पुरानी प्यास बुझाएगा। रात भर वो दोनों पति पत्नी जमीन पर एक कोने में सिकुड़े रहे। अगली सुबह हवेली के बाहर सूरज तो निकला, लेकिन उस धूप में कोई गर्मी नहीं थी। वो हवेली अंदर से अभी भी एक मुर्दा घर जैसी उदास और मनहूस लग रही थी। सुमन की आंखों में रात भर का खौफ जम चुका था। वो पागलों की तरह अपने कपड़े सूटकेस में ठूंस रही थी। मैं एक पल भी, एक सेकंड भी इस मनहूस कब्र में नहीं रुकूंगी रमेश। तुमने सुना था ना रात को, वो तुम्हारा नाम ले रही थी। वो तुम्हारे पिताजी को जानती है। वो सिर्फ तुम्हें मारना चाहती है। हम अभी इसी वक्त वापस शहर जा रहे हैं। कहाँ जाए सुमन, मुझे बताओ, कहाँ जाए हम? मेरी जेब में सिर्फ 500 रुपए बचे हैं। बैंक वालों ने हमारा शहर का घर, हमारी गाड़ियां सब नीलाम कर दिया है। अगर हम यहाँ से निकले तो हमें सड़क पर सोना पड़ेगा। हम भिखारी बन चुके हैं सुमन, भिखारी। मुझे माफ कर दो, मैं मजबूर हूं। तो क्या हम यहाँ इस पिशाचिनी के हाथों अपने खून का घूंट पिलाने के लिए रुकेंगे? आखिर 20 साल पहले हुआ क्या था यहाँ रमेश? जब तुम 10 साल के थे तब तुम्हारे पिताजी ने ऊपर किसे कैद किया था? वो औरत तुम्हें क्यों जानती है? वही तो मुझे पता लगाना है। नीचे वाले हॉल के आखिर में पिताजी का पुराना स्टडी रूम है। मुझे वहां जाना होगा। वहां जरूर कोई न कोई सुराग मिलेगा जो इस राज से पर्दा उठाएगा। 20 साल से बंद उस स्टडी रूम में सिर्फ धूल, मकड़ी के जाले और एक पिता का सबसे भयानक राज दफन था। कमरे की हवा में एक अजीब सी सरन थी, मानो कोई लाश बरसों से वहीं पड़ी हो। रमेश ने पागलों की तरह पुरानी अलमारियां छानी और आखिरकार मेज के नीचे उसे एक लाल कपड़े में लिपटी हुई बहुत पुरानी डायरी मिली। उसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। कांपते हाथों से उसने डायरी का आखिरी पन्ना खोला। आज अमावस है, मेरे हाथ कांप रहे हैं, लेकिन मुझे ये पाप करना ही पड़ा।
मैंने उसे ऊपर वाले कमरे में भारी लोहे की जंजीरों से बांध दिया है और तांत्रिक से कहकर बाहर सिंदूर का लेप लगा दिया है। अगर मैं उसे कैद नहीं करता तो वो मेरे 10 साल के बेटे रमेश का खून पी जाती। वो अब इंसान नहीं रही, वो एक खौफनाक पिशाचनी बन चुकी है और उसे सिर्फ हमारे खानदान का खून चाहिए। आज रात मैं रमेश को लेकर हमेशा के लिए शहर भाग रहा हूं। हे भगवान, पिताजी ने किसे कैद किया था? वो कौन थी? नहीं, मुझे अभी उस तांत्रिक से मिलना होगा जिसका जिक्र पिताजी ने डायरी में किया है। मुझे वो शमशान वाला अघोरी ही बचा सकता है। डायरी पढ़ने के बाद रमेश सुन्न हो गया। रमेश धीरे धीरे स्टडी रूम से बाहर आया। उसका चेहरा पत्थर जैसा ठंडा था। उसकी आंखों में एक अजीब सा सूनापन था। उसने अपनी पत्नी की तरफ एक आखिरी दर्द भरी नजर डाली और बिना एक शब्द बोले हवेली के भारी दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसके कानों में सिर्फ पिताजी के वो शब्द गूंज रहे थे, उसे हमारे खानदान का खून चाहिए। वो हवेली के अहाते से बाहर निकला। उबड़ खाबड़ रास्तों से होते हुए वो उस तरफ बढ़ा जहां से सिर्फ जलती हुई चिताओं का धुआं उठ रहा था। शमशान घाट में हर तरफ राख उड़ रही थी और चीलें आसमान में मंडरा रही थीं। एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे बैठे उस अघोरी तांत्रिक की आंखें खौफनाक हद तक लाल थीं। रमेश भागता हुआ उसके पैरों में जा गिरा। बाबा, बाबा मेरी मदद कीजिए। मैं हवेली वाला रमेश हूं। बीती रात ऊपर वाले बंद कमरे से। चुप, मुझे सब पता है। तूने 20 साल बाद उस मनहूस चौखट पर कदम रखकर अपनी मौत को नींद से जगा दिया है। शहर वाले, तेरे खून की महक अब उस बंद दरवाजे के पार पहुंच चुकी है। बाबा, मेरे पिताजी ने अपनी डायरी में लिखा है कि उन्होंने किसी पिशाचनी को कैद किया था, पर वो है कौन और वो मुझसे क्या चाहती है? वो कौन है? वो है जिसे तुम्हारे ही खानदान के लालच ने कभी खून के आंसू रुलाया था। जब इंसान का दर्द हदों को पार कर जाता है रमेश, तो वो मरने के बाद सिर्फ एक प्रेत नहीं, एक श्राप बन जाता है।